नमस्कार, मैं प्रासुक जैन। स्वागत है आप सभी का हमारे शो राज की बात। और आज हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद है, उन्होंने एक डॉक्टर और एक राजनेता होने के नाते सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगाकर लोगों को अपने विश्वास में लिया। 2012 में पहली बार नोएडा से विधायक बनने के बाद उनके काम को देखते हुए उनकी पार्टी ने उन्हें 2014 में लोकसभा सदस्य का टिकट दिया और यहाँ भी उन्हें जीत हासिल हुई। उसके बाद एनडीए 1 की सरकार में उन्होंने जलवायु परिवर्तन, संस्कृति जैसे मंत्रालयों में मंत्री पद संभाले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2 बार गौतम बुद्ध नगर से लोकसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा की। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे इनके राजनीतिक सफर की और सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शर्मा, आप अपने राजनीतिक सफर को किस दृष्टि से देखते हैं और उसे आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, मैं एक सामान्य किसान परिवार से हूँ। राजस्थान की पृष्ठभूमि से आता हूँ। परिवार उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगभग 26 वर्ष तक रहा। पिताजी की शिक्षा दीक्षा, बुआ जी की शिक्षा दीक्षा कानपुर में हुई। वहाँ से पिताजी दिल्ली आ गए। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से मैंने MBBS किया और वहाँ से 39 वर्ष पूर्व मैं यहाँ नोएडा आ गया। शुरू में चिकित्सक बनने का ही मेरा सपना था और वो मैं चिकित्सक बना। चिकित्सा के क्षेत्र को मैंने पूरी तरह से आनंद प्राप्त किया और अपनी जो भी विषय थे उसको पूरा मनोभाव से कर चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ करने का सपना था, वो मैंने पूरा भी किया। 25 वर्ष तक चिकित्सा पेशे में रहने के बाद फिर मुझे लगा कि जनता का जो एक कर्ज है इसको चुकाया जा सकता है और उस चुकाने के लिए समाज ने जो मान सम्मान दिया है, राजनीति एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है। मैं 14 वर्ष की आयु से बाल स्वयंसेवक रहा और फिर मुझे मौका मिला इस क्षेत्र से मुझे लोकसभा विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी पार्टी को, हमारे नेता को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को, अटल जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया। और आज मैं एक सांसद के रूप में 4 मंत्रालयों का नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री के सानिध्य में काम करने का मौका उन्होंने मुझे दिया। स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि आज कुछ कर्ज में अपने क्षेत्र की जनता का, देश की जनता का चुका पा रहा हूँ। बस बहुत अच्छा सर, आपने एलेबोरेट करके हमें बताया अपने सफर के बारे में। सर, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन धीरे धीरे हमारी देश में अपने पैर पसार रहा है। तो सर, एक डॉक्टर होने के नाते आप उसके लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और दूसरा सर, एक राजनेता होने के नाते मेरा सवाल है आपसे कि सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है, क्या रणनीति बना रही है सरकार? देखिए, म्यूटेशन किसी भी वायरस का एक प्राकृतिक रूप है। हर वह वायरस बदलाव लाता है। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है जैसे अगर किसी आप एक बदमाश को जिला बदर कर दें तो वह बदमाश अपना रूप बदलकर नए हथियार लेकर नए रंग रूप में वापस आता है। इसी तरह वायरस भी आता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसका कौन सा रूप, डेल्टा वेरिएशन है, ओमिक्रॉन है, ये आगे भी चलते रहेंगे। और इतने क्लोज मंजर में मैंने उस तबाही को देखा अपनी आंखों से। 1.5 वर्षों तक मैंने अपना ये सांसद वाला चोगा छोड़कर डॉक्टर वाला चोगा पहन लिया था और एक अच्छा अनुभव भी प्राप्त हुआ। लोगों की सेवा करने का मौका भी मिला। ओमिक्रॉन एक वेरिएंट है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है डेल्टा से, लेकिन कम वायरुलेंट है। इसकी बीमारी के लक्षण उतने ज़्यादा तीव्र नहीं है जितने दूसरी लहर में थे। सर, मेरा अगला सवाल आपसे राजनीति से जुड़ा हुआ है। सर, अगर मैं बात राज्यों की करूं, सर एनडीए के जो आपके घटक दल हैं उनकी करूं, जो बीजेपी के साथ घटक दल हैं, तो सर पंजाब में अकाली दल आपका साथ छोड़ चुका है। अब आप वहां अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन करने की राह पर हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना आपका साथ छोड़ चुकी है। नीतीश कुमार के साथ आपकी वो चुस्ती नजर नहीं आ रही है जो पिछली सरकार में थी। और बंगाल में इतने प्रयास करने के बाद भी आप चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए।
तो आपको क्या लगता है कि अगले जो 5 राज्यों में चुनाव हैं आने वाले समय में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की राह आसान होगी? देखिए, राजनीति समय समय पर परिवर्तन लेती है। जो आपके विपक्ष में है कहीं आपके साथ खड़े नजर आते हैं, आपके साथ होते हैं, विपक्ष में खड़े नजर आते हैं। राजनीति एक अनिश्चितताओं का खेल है। किसी भी चीज को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। शिवसेना हमारे साथ ही रही। मैं उस वक्त वहीं था जब बंगाल के अंदर सीटों का बंटवारा हो रहा था। हमारे सोच भी लगभग बराबर सी थी। अटल जी थे, बाला साहब का सम्मान करते थे। परिस्थितियां बदली, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी उनमें और बदले। पंजाब में हमें हमेशा ये कहा जाता था, मैं पंजाब में करीबन 20 दिन चुनाव प्रचार में गया था, कि आप अकाली दल से रिश्ता तोड़ दें तो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने रिश्तों को निभाने और एनडीए की हमारी पूरी सीटें, हम इंडिपेंडेंट सीट लेकर हम 2014 में हमारी सरकार बनाई थी। लेकिन क्योंकि वादा था तो सरकार हमारी बीजेपी की नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास अपनी पूरा बहुमत था। लेकिन फिर भी एनडीए की सरकार बनी, एनडीए के मंत्री बने, शिवसेना के भी मंत्री बनाए, अकाली दल के भी मंत्री बनाए। तो उस शिष्टाचार को हमारी सरकार ने निभाया था। अब परिस्थितियां बदलने के अनुसार वेस्ट बंगाल की राजनीतिक स्थिति, वहाँ एक अलग तरह का माहौल है और अभी भी मोदी जी का करिश्मा कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा है। उनके नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जीतेंगे और 2024 का देश का चुनाव। बंगाल में हार का कोई मुख्य कारण आपके हिसाब से? देखिए, बंगाल उसकी एनालिसिस हुई है, कुछ कमियां उसमें रही हमारी तरफ से और उन पर चिंतन मनन होकर उसे ठीक किया, दुरुस्त किया जाएगा। वहाँ पर हिंसा का उपयोग, अलग तरह की राजनीति है वहाँ की, वेस्ट बंगाल की, तो उस कारण हमारे वहाँ। उत्तर प्रदेश की राह आसान होगी भारतीय जनता पार्टी की? उत्तर प्रदेश एक भारतीय जनता पार्टी का गृह क्षेत्र टाइप का सा है। इस वक्त स्वयं नरेंद्र मोदी जी बनारस से हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, योगी जी गोरखपुर से करते हैं। उत्तर प्रदेश में जितना बदलाव हुआ है उतना कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना, साथ में गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, विकास का मार्ग, 24 घंटे बिजली मिलना, 18 से 24 घंटे बिजली मिलना, 100% गाँव का विद्युतीकरण हो गया है, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, गुंडे बदमाश, तुष्टीकरण, धर्म के नाम पर तुष्टीकरण होता था वह खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है प्रदेश की जनता को यही कुछ चाहिए और मिल रहा है। सर, अब राजनीति से हटके एक सवाल मेरा है, महंगाई से जुड़ा हुआ। सर, बात अगर हम पेट्रोल और डीजल की करें तो सर पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे हाथ में नहीं रहे। लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में। तो ये संभव कैसे होता है सर? देखिए, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि एक व्यवस्था बनी है जिससे इंटरनेशनल क्रूड प्राइस से और इंटरनेशनल व्यवस्था के तहत पेट्रोल के प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं। उसी व्यवस्था का हिस्सा हम लोग हैं। और अगर आप देखें महंगाई की बात, जो एक महंगाई के कारण जैसे आप दाल मिली नहीं है, 200 रुपये किलो हो गई, 300 रुपये, उस चीज़ों को हमारी सरकार ने कंट्रोल किया है। हमारी सरकार ने कितनी स्टोरेज क्षमता है उस पर काम किया है, बफर स्टॉक बनाए हैं, दाल का बफर स्टॉक के लिए बनाए हैं, चीनी के बफर स्टॉक के लिए बनाए हैं। एक रेगुलेटरी कमेटी बाकायदा निरंतर नज़र रखती है कि अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है तो हम क्यों ना तो उसका इंतजाम करें। वह काम भी साथ साथ हो रहे हैं और काफ़ी कुछ हद तक महंगाई बढ़ी। कोरोना काल ने सबको परेशान किया, पूरे विश्व को परेशान किया है, पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी, लेकिन फिर भी हमने उन दरों को कंट्रोल कर किसी चीज़ की इतनी कमी नहीं होनी थी। तो सरकार इस पर जो महज कदम उठा रही है, क्या कदम उठा रही है सरकार? महज कदम उठाते हुए आज भी कोई महंगाई कुछ चीज़ों की बढ़ी है, कुछ की घटी भी है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की इतनी कमी नहीं हुई, किसी भी चीज़ की, इसमें कोई बुराई नहीं। सर, किसानों को लेकर जो 3 बिल आपकी पार्टी ने पास किए थे, आपकी सरकार के द्वारा पास किए गए थे, और इन 3 बिल को क्रांतिकारी बिल बताया गया था कि किसान की ज़िंदगी में जो उनकी आमदनी है उसमें बड़े बदलाव लाएंगे ये बिल। और काफ़ी लंबे समय तक इस पर प्रदर्शन हुए और आंदोलन चलता रहा।
लेकिन अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने तीनों बिल को रिपील करने का निर्णय लिया और तीनों बिल रिपील हो गए राज्यसभा और लोकसभा में से। तो सर अब क्या वो बिल क्रांतिकारी नहीं रहे? और दूसरा, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव को देखकर वो तीनों बिल रिपील किए गए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अगर वो शब्द जिनका इस्तेमाल किया था रिपील करते हुए, वो क्रांतिकारी तब भी थे, वो आज भी हैं। वो जो चेंजेस लाए गए थे वो गलत नहीं थे। उन्होंने कहा हम शायद अपने किसान भाइयों को नहीं समझा पाए और उनकी भावनाओं को सम्मान देते हुए हम इन बिलों को वापस ले रहे हैं। तो कोई ऐसा अहंकार भाव नहीं था कि हम ये बिलों को वापस नहीं ले सकते। मोदी जी ने बड़े स्वभाव भाव से अपने किसान भाइयों को सम्मान देते हैं, उन्हें वापस ले लिया। चलो, आपको अगर पसंद नहीं तो वापस ले लेते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस विषय को हमें इसी रूप में देखना चाहिए कि उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से चुनाव को देखकर ऐसे नहीं किया है। क्योंकि चुनाव आते जाते रहते हैं, इस देश में चुनाव हर वक्त होते रहते हैं, लगभग कभी किसी न किसी के चुनाव होते ही रहते हैं। तो आज हम ये कहें कि खाली चुनाव की वजह से किया, ऐसा नहीं। विपक्ष का लगातार आप पर आरोप था कि चुनाव को देखकर किया गया, लोगों की इतनी जनहानि हुई, नुकसान हुआ, सबका विपक्ष मुद्दा विहीन विपक्ष है। उनके पास कुछ और ना ऐसे विषय रखकर इन छोटे विषयों पर वो विपक्ष बात करता है। सर, किसान आंदोलन में देखें और किसान आंदोलन के अलावा मैं बात करूं तो दो ऐसी हिंसाएं जो हुई हैं जिसने लगभग पूरे देश को हिलाया। एक लखीमपुर खीरी हिंसा और दूसरा नागालैंड की जो हिंसा हुई। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उस पर आपकी सरकार द्वारा ये कहा गया कि गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं दोनों ही सदन में, और सेम वही चीज़ नागालैंड हिंसा पर भी कही गई जहां पर एक इंटेलिजेंस फेलियर था। तो दोनों ही चीज़ों पर यह कहा गया कि गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार है सदन में। जवाब देने के लिए गृह मंत्री जी तैयार हैं, ये सुनकर लोगों को अच्छा लगा, पर जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। जो जनहानि हुई, जो नुकसान, उसकी जिम्मेदारी कौन है? दोनों जगह हमारी सरकार जिम्मेदारी से नहीं छूटी। सरकार ने जिम्मेदारी ली, कोई इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, वो चूक हुई, उस चूक के लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी वहाँ के लोगों से कि भाई जो चूक हुई है। आर्मी के लोगों ने महसूस किया कि गलती अगर हमसे हुई है, लेकिन वो फेलियर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस चूक या जिस भी वजह से हुआ परिस्थितियों के अनुसार, उसे कभी किसी ने नहीं सराहा। लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो वो एक किसान आंदोलन का ही एक बिगड़ा हुआ स्वरूप था। अब मैं, क्योंकि जांच चल रही है, मेरा इस विषय में कुछ भी कहना, क्योंकि कोर्ट के थ्रू एक जांच चल रही है, उचित नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ पारदर्शी तरीके से उसी वक्त जिस पर दोषारोपण हुआ वो सही है या गलत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस पर जांच चल रही है और वो एक मिनिस्टर का बेटा होते हुए भी आज जेल। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि अगर मिनिस्टर का बेटा है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं उन्हें गृह राज्य मंत्री के पद से हटाया जाए? देखिए, ये वही विपक्ष है जो कभी कहता है कि अगर गलती बेटे ने करी है तो बाप को क्यों जेल, और बाप ने करी है तो बेटे को क्यों जेल। ये हमारा कानून कहता है, ये हमारा संविधान कहता है कि अगर किसी बाप ने गलती करी है तो बेटे को सजा थोड़ी दी जाती है, बेटे ने गलती करी है तो बाप को थोड़ी सजा दी जाती है। ये हमारे कानून का हिस्सा है। तो उस पर मतलब आप कानून के उस पर, पहली बात तो वो गलत है या नहीं है वो जांच का विषय, वो जांच चल जाएगी। तो मतलब विपक्ष जो कह रहा है वो विपक्ष को देखो, विपक्ष अपना काम करना है, करने दीजिए। अंत में मेरा सवाल आप ही से जुड़ा हुआ है कि 2012 में जब आप नोएडा के प्रथम बार आप राजनीति में नोएडा के विधायक बने थे, उसमें आपके कोई विकास कार्य, और 2014 से लेकर अब तक जो आप गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं और यहाँ पर मंत्री रहे, आपने इतने बड़े मंत्रालयों को संभाला है, तो उनमें कोई विकास कार्य जो आपके नेतृत्व में किए गए? देखिए, अगर आप वो गिनेंगे तो शायद हो सकता है मैं देश के ऊपर के, मैं माने प्रधानमंत्री जी उन लिस्ट से तो अपने आप को कंपेयर नहीं करता, लेकिन अधिकतर सांसदों से मैंने अपने क्षेत्र के अंदर जितने विकास के काम हो गए, लगभग 50,000 करोड़ के विकास के कार्य शायद किसी लोकसभा क्षेत्र में नहीं हुए होंगे। 30,000 करोड़ का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 12,000 करोड़ की लागत से टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का पावर प्लांट, ओखला बर्ड सेंचुरी 400 एकड़ में, देश का आजाद भारत का पहला बोटेनिकल गार्डन सेक्टर 18 के अंदर, सेक्टर 62 में 2 इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड आर्कियोलॉजी और देश का पहला कलिनरी इंस्टीट्यूट, मुझे खुशी है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बना। इसके साथ साथ मेट्रो का जाल, किसी ने सोचा भी नहीं था कि जेवर तक मेट्रो जाएगी। जेवर में ईस्टर्न पेरिफेरल का कनेक्शन, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उससे भी ये कनेक्ट हो गया। तो आज मेरी लोकसभा सीट
पूरे देश की विश्व की कुछ चुनिंदा सीटों के अंदर आ गई। विदेशी निवेश हुआ है बड़ी मात्रा, कानून व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन आया है। तो वो विदेशी निवेश, यहाँ शांति आई, यहाँ अमन चैन आया, भ्रष्टाचार में कमी हुई, इस कारण विदेशी निवेश हुआ है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कोई जो गौतम बुद्ध नगर में? देखिए अभी जो बहुत सारे और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे नाइट सफारी का एक प्रोजेक्ट था, यहाँ से पर्यटन को और नई ऊंचाइयों तक ले जाना, ये हमारे काम थे, जो हमारी सरकार कर रही है। तो ये थे हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, जिनसे हमने सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर और उनके राजनीतिक सफर पर चर्चा की। आगे और भी ऐसे लोगों से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।